गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पहला पाठ समास। ठीक है, चलिए हिंदी के अभी तक हम पढ़ चुके हैं पाठ और टेस्ट भी दे चुके हैं, दो पार्ट के हमने टेस्ट दे चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पहला पाठ समास। जैसा कि मैंने शनिवार को ऑनलाइन क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि अगला टेस्ट जो होगा वो व्याकरण से होगा, समास से होगा। ठीक है, और उस टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग इसी वीडियो से पूछे जाएंगे आपसे। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा आखिर तक देख लीजिएगा तो समास आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले देखेंगे समास की परिभाषा, समास का अर्थ, समास के प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं समास विग्रह कैसे करते हैं, समास कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समास की परिभाषा, जैसे कि स्लाइड पर दिख रही है, हमें स्क्रीन पर दिख रही है समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, शब्दों में अगर उसको देखें तो संक्षेप होता है, मतलब शब्दों का छोटे से छोटा रूप होता है समास। देखते हैं आगे परिभाषा और पढ़ते हैं। जब भी दो या दो से अधिक पदों की बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। अभी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि पद होते हैं। समास जो होता है वो पदों का समूह होता है, इसमें अलग अलग पद होते हैं, है ना। 2-3 वर्णों का मिला हुआ एक शब्द होता है, फिर 2-3 वर्णों का मिला हुआ एक शब्द होते हैं। तो अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं योजक शब्द होते हैं या विभक्ति होती है या योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, विभक्ति जब हम कारक पढ़ेंगे तब विभक्ति को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उन विभक्तियों को हटा दिया जाता है, उन योजक शब्दों को हटा दिया जाता है। तब योजक शब्द और विभक्ति हटने के बाद में दो पदों का जब मेल होता है तो उस मिले जुले शब्द को समास पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, एक बार और परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान देते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों का लोप हो जाए या उन्हें हटा दिया जाए तब एक नया शब्द बनाया जाता है और उस नए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं या समास कहते हैं। ठीक है, ये है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं हमारे पास है। 3 लोचनों वाला। लोचन का मतलब होता है आँख, जिसकी 3 आँखें हों, है ना। अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है वाला, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वाला लिखा हुआ है, तो यह हमारा योजक शब्द भी हो गया। 3 लोचनों वाला, जिसके 3 आँख, उसको क्या बोलेंगे, त्रिलोचन, है ना। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन जो है वो एक पूर्ण सामासिक शब्द है। यदि इसको विभक्त करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लोचनों वाला, 3 आँखों वाला। ठीक है, या त्रिनेत्री, 3 आँखों वाला। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं समास के और समझते हैं कि जैसे कि शुभ है जो आगमन, है ना। शुभ है जो आगमन, है ना, उसको क्या बोलेंगे, शुभ आगमन या शुभागमन, है ना। जो आने में अच्छा हो उसको कहते हैं शुभ आगमन। एक है राजा की पुत्री या राजा का पुत्र, उसको क्या बोलते हैं, राजा का पुत्र है उसको क्या बोलते हैं, राजपुत्र, है ना। ये भी एक समास हो गया, इसमें का जो है उसको विभक्ति को हटा दिया हमने। ठीक है, एक और देखते हैं उदाहरण, माता और पिता। एक और हमारे पास उदाहरण है हमारे सामने, माता और पिता। अब यहाँ पर और जो है वो विभक्ति लगी हुई है, योजक शब्द है, विभक्ति ना होकर के उसे हम योजक शब्द कहेंगे, क्योंकि दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। माता और पिता को जोड़ने का काम कर रहा है, माता शब्द को पिता शब्द को जोड़ने का काम किया है और ने। अब उस और शब्द को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माता पिता, एक योजक चिन्ह लगा करके हम उसको समास पद बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सामासिक पद बनता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं
और कभी उनका एक विशेष अर्थ महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो पद हैं। समास में दो पद होते हैं, एक तो पहला पद और दूसरा पद, मतलब दो शब्द होते हैं, है ना। एक तो पहला वाला और एक दूसरा वाला। इन दोनों पदों को ही जोड़ा जाता है, बीच की विभक्ति को हटाते हैं और दो पद को जोड़ते हैं। तो पहला पद और दूसरा पद उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है माता और पिता, तो यहाँ पर पहला पद है माता, दूसरा पद है पिता, और जो है बीच में विभक्ति है, उस और को हटा दिया जाए तो माता और पिता एक शब्द बन जाएंगे, जिसको बोलेंगे माता पिता। ठीक है, तो यह एक सामासिक पद बन गया। अब किसी शब्द में क्या होता है कि पहला वाला पद जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा प्रधान होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा वाला पद उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है समाज में कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद उसमें प्रधान, न तो पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो समास शब्द है वो कोई तीसरा अर्थ निकाल करके हमको दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान के चले एक शब्द चतुर आनन, एक हम उदाहरण देते हैं चतुर आनन, है ना, जिसको क्या बोलेंगे चतुरानन, जिसके वो चार आनन, जिसके आनन का मतलब था चेहरा, जिसके चार चेहरे हो उसको क्या बोलेंगे चतुरानन। तो किसको बोलते हैं हम लोग? गणपति जी को, भगवान श्री गणेश को। ठीक है, तो ये इस तरह से समास है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह। समास विग्रह होता क्या है? ठीक है, चलिए समास विग्रह की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में। परिभाषा किस चीज़ की पूछी जाएगी? एक तो सामासिक पद की या समास की परिभाषा, दूसरा समास विग्रह की। ठीक है, दोनों ही परिभाषाओं में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जितने भी पद जुड़े हुए हैं उन जुड़े हुए पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहा जाता है। अब कैसे अलग अलग करेंगे थोड़ा समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि एक है हमारे पास शब्द है गंगा जल, एक शब्द है हमारे पास गंगा जल। अब इसको अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे? गंगा का जल। क्या लिखेंगे? गंगा का जल। ठीक है, अब इसमें हम का को विभक्ति लगा देंगे, का को विभक्ति के रूप में जोड़ देंगे तो वो अलग हो जाएगा, है ना। पानी जो है, जल जो है वो किसका है? गंगा जी का है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? गंगा जल। इस तरह से हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, विखंडित करते हैं, अलग अलग भाग, अलग अलग पद में उनको बांट देते हैं। तो इसको कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, इसी को कहेंगे समास विग्रह। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समास के भेद या समास के प्रकार या समास के भाग। तो कितने होते हैं समास के भाग, ये देखते हैं। अभी तक हमारे पास है समास के 6 भाग। कितने भाग हैं? 6 भाग। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा देखते हैं, हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला भाव है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण है इसका, दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा समास का नाम है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। ठीक है, चौथा प्रकार है इसका द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। ठीक है, पांचवा प्रकार है इसका द्वंद्व समास। छठवा है बहुव्रीहि समास। छठवा बहुव्रीहि समास। इस तरह से जैसे हम इसके हमारे स्लाइड पर देख रहे हैं 6 प्रकार हैं। ठीक है, इन 6 प्रकारों को हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। समास की परिभाषा, समास के प्रकार। ठीक है, इन्हें हम कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब इन धीरे धीरे इन सभी प्रकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे 6 प्रकार हमने अभी तक देखे हैं, इन 6 प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं, इनकी परिभाषा और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है समझते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त प्रधान अव्यय है। पहला वाला पद जो है वो प्रधान होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसी का महत्व होगा। बाकी के जितने भी हैं वो अव्यय होंगे, है ना। यदि इनको हटा भी दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में आगे देखते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण है यथा विधि। पहला वाला उदाहरण देख रहे हैं आपको, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। अब यहाँ पर यथा वाला जो है वो एज है ना। यथा का मतलब है जैसे का तैसा। कैसे जैसे? जैसे विधि है, जैसे नियम है, उस नियम के अनुसार इसको बोलेंगे यथा विधि, है ना। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रतिक्षण, है ना। एक उदाहरण है हमारे पास प्रतिक्षण। प्रति यहाँ पर हो गया प्रधान, ठीक है। प्रति शब्द जो है वो पहला पद हो गया यहाँ पर और वो प्रधान हो गया, मतलब हर एक। क्षण का मतलब है पल भर के लिए, समय के लिए। तो पल शब्द है वो अव्यय है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप विखंडित नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका वही अर्थ है, ठीक है। तो प्रति क्षण, हर एक समय में, हर एक पल में, हर एक सेकंड में, हर एक क्षण में, इसका मतलब ये है। आजीवन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आजीवन मतलब जीवन भर के लिए, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। एक नया उदाहरण हमारे पास है आजीवन। 2 शब्द जुड़े हुए, आ और जीवन। जीवन शब्द जो है वो अव्ययी है और आ जो है वो पहला पद है, प्रधान पद है, ठीक है। तो जो जीवन भर के लिए अव्यय वे होते हैं जिन पर कभी भी न तो किसी क्रिया का, न किसी लिंग का, न वचन का प्रभाव पड़ता हो, ठीक है। वो किसी भी लिंग वचन के आधार पर ये बदले नहीं जाते अव्यय शब्द, ठीक है। उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे जीवन है, जीवन को आप किसी भी क्रिया में बदल नहीं सकते, है ना। और किसी भी लिंग में नहीं बदल सकते, ना स्त्रीलिंग में, ना पुरुष में, ठीक है। तो यह अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखे हमने। एक और देखते हैं उदाहरण में, प्रति सप्ताह, है ना। अभी हमने देखा था प्रतीक्षा, वैसे ही एक शब्द है प्रति सप्ताह। मतलब प्रति तो यहाँ पर एक शब्द है पहला पद, दूसरा है सप्ताह, ठीक है। तो हर एक सप्ताह को प्रति सप्ताह कहा गया है, ठीक है। चलिए, इतने उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं हम तत्पुरुष समास। दूसरा प्रकार है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं क्या है। जिस समास में दूसरा वाला पद प्रधान होगा और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए। अब यहाँ पर भी 2 पद होंगे, पहला पद, दूसरा पद। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर पहला वाला पद जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, दूसरा वाला पद जो है वो प्रधान होगा, महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होगी कि दोनों पदों के बीच में जो योजक चिन्ह होगा, योजक शब्द होगा, उसको हटा दिया जाएगा और फिर वापस से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब जैसे कारक, हम अब कारक पढ़ेंगे पहले बाद में, ठीक है। तो कारक के आधार पर 6 तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, है ना। अभी हम तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार थे, वैसे ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। यह हमारे 6 तत्पुरुष समास है। अब इन 6 तत्पुरुष समास में हर एक समास की एक अलग अलग विभक्ति होती है। उन विभक्तियों के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कौन सा समास है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपको तत्पुरुष समास की पहचान करते आना चाहिए, ठीक है।
उसके भाग भले ही आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 6 भाग है, उन 6 भागों को आप भले ही नहीं लिखें, लेकिन तत्पुरुष समास को किस तरह से पहचानते हैं वह जरूर समझ लीजिए। जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास देखते हैं सबसे पहले 2-3 उदाहरणों के साथ में। कर्म तत्पुरुष समास होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। ठीक है, अब कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है? विभक्ति का मतलब है कि 2 पदों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, विभक्ति का मतलब है 2 शब्दों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द को विभक्ति कहते हैं या योजक शब्द भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब तत्पुरुष समास को समझते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखते हैं कि सुखप्रद। ठीक है, सुखप्रद, जो सुख को प्राप्त करता हो। अब यहाँ पर क्या है? एक विभक्ति को, एक विभक्ति जैसे अंडरलाइन नीचे किया हुआ है को है, यदि उस को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सुखप्रद, सुख को प्राप्त, है ना, जिसने सुख को प्राप्त कर लिया हो उसको सुखप्रद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं देशगत, एक नया शब्द और देते हैं देशगत। देशगत का मतलब होता है जाना, गत का मतलब क्या है? जाना। क्या होगा? देश को गया हुआ या देश को, ठीक है, तो यहाँ पर शब्द क्या होगा? किसी अन्य देश में गया हो, तो देश को गया हुआ, तो यहाँ पर को शब्द जो आ रहा है वो कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो अगर उस को की विभक्ति को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या शब्द बनेगा? देशगत। आगे बात समझ। चलिए एक और समझते हैं, मनोहर। एक नया शब्द हमारे पास है मनोहर। अब मनोहर में क्या विभक्ति लगेगी? यहाँ पर मन को हरने वाला। क्या होगा? मन को हरने वाला, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर को विभक्ति नजर आ रही है, उस को विभक्ति को हम हटा देंगे तो क्या होगा? मनोहर। नया शब्द क्या बन जाएगा? सामासिक पद क्या बन जाएगा? मनोहर। तो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है तत्पुरुष समास समझने में कि आपको विभक्ति आनी चाहिए, विभक्ति समझ में आनी चाहिए तो ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी? को। ठीक है, अभी पूरी लिस्ट आपको बता देंगे कि किस कारक की विभक्ति कौन सी है और किस तत्पुरुष समास की विभक्ति कौन सी है, तो आप और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या हो गई? का या को। 2 विभक्ति है, का या को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्लाइड पर पूरे 6 कारक लिखे हुए हैं, उन कारक की विभक्ति आपके सामने लिखी हुई है, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। चलिए दूसरा कारक है हमारे पास, दूसरा तत्पुरुष है करण तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति हो जाएगी। अब करण कारक की विभक्ति क्या होगी? जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, से। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होगी? से। अगर इसमें से शब्द हटा दिया जाए तो करण तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। ईश्वर प्रदत्त, एक नया शब्द है हमारे पास, ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर के द्वारा प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ईश्वर से प्राप्त, एक नया शब्द बन रहा है। अगर इसको से हटा दिया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास? ईश्वर प्राप्त या ईश्वर प्रदत्त। आगे बात समझ। एक और नया शब्द देते हैं, धन रहित। नया शब्द क्या है? धन रहित मतलब रहित का मतलब नहीं होना, धन नहीं होना, तो क्या बोलेंगे इसको? धन से रहित। धन से रहित नया शब्द बना, से विभक्ति है इसमें। अब से विभक्ति को हटा दीजिए, विभक्ति को हटा देंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा? धन रहित। आ गई बात समझ। चलिए एक और शब्द और देखते हैं, शोकाकुल। लिखते हैं ना कई बार वो शोक संदेश आते हैं हमारे घर में, उसमें लिखा होता है शोकाकुल या शोक संतप्त। ठीक, तो शोकाकुल इसका मतलब क्या होगा?
शोक से कुल, है ना, या शोक से आकुल, क्या लिखेंगे इसको, शोक से आकुल। आकुल का मतलब होता है पीड़ित या भुगतने वाला, शोक मतलब होता है गम या दुख, दुख को भुगतने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, शोकाकुल, शोक से आकुल। अब यहाँ से विभक्ति को हटा दीजिए तो नया शब्द क्या बन रहा है, शोकाकुल। अब चलिए अगला और तीसरा तत्पुरुष समास देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होगा भाई, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप कर दिया जाता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होगी, को के लिए, ठीक है, दो विभक्तियां हैं इसकी, एक तो पहली है को, दूसरी के लिए। जहां कहीं को या के लिए विभक्ति हटा दी जाएगी वहां संप्रदान तत्पुरुष समास बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं कि विद्यालय, ठीक है, विद्यालय जो है वो संप्रदान तत्पुरुष है, इसका अगर विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब स्थान, तो विद्या का जो स्थान होता है ना उसको विद्यालय कहते हैं। तो विद्या के लिए आलय, अब के लिए जो विभक्ति यहाँ पर दिख रही है वह हमारी संप्रदान तत्पुरुष की होगी। और देखते हैं सत्याग्रह, एक नया उदाहरण देखते हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, ऐसा आग्रह, ऐसा निवेदन जो सत्य के लिए किया गया हो उसको कहते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। एक और देखते हैं देशभक्ति, एक और नया उदाहरण देखते हैं तीसरा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना, जिसकी भक्ति देश के लिए हो उस शब्द को देशभक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए तीन तत्पुरुष समास पढ़ लिए, चौथा और देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। चौथा है हमारे पास अपादान तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा भी देखते हैं कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार और हमने देखा था कि करण तत्पुरुष समास की विभक्ति भी क्या है, से है, और अपादान तत्पुरुष समास की भी विभक्ति से है। तो इनको आप समझेंगे कैसे, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा कि भाई दोनों की विभक्ति से हो जाएगी, तो समझें क्या है। तो अपादान में एक नियम होता है ना, कि जहाँ पर अलग होने का भाव नजर आ रहा हो, एक पद से दूसरे पद का अलग होने का भाव नजर आ रहा हो, या एक वस्तु से, एक भाव से किसी अन्य भाव का या वस्तु का अलग होने का भाव नजर आ रहा हो, उसे क्या कहेंगे, अपादान। जैसे कि वह मुझसे दूर जा रहा है, एक उदाहरण मैंने कहा कि वह मुझसे दूर जा रहा है, अभी तक तो मेरे पास था लेकिन अब धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो दूर क्या हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मुझसे, वह मुझसे, से विभक्ति आई है यहाँ पर, तो अलग होने का भाव आ रहा है, तो यह हमारा होगा अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। जहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा हो, दूर होने का भाव हो रहा हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास मौजूद होगा। उदाहरण से समझते हैं, भय मुक्त, है ना, एक शब्द लिखा हुआ है भय मुक्त, भय से मुक्त मतलब उसके पास से डर दूर हो रहा है, वो डर से दूर है, मुक्त है, आजाद है, उसके पास डर नहीं है, तो ये अलग होने का भाव है। मुक्त मतलब अलग होने का भाव, तो भय से मुक्त है वो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास, भय से मुक्त। ये जो से विभक्ति हमारे पास लगी हुई है यह अलग होने का भाव प्रस्तुत कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बार और हमने देखा था करण तत्पुरुष में, है ना, के विभक्ति थी, वहाँ पर से विभक्ति थी, वहाँ से मतलब उसमें जुड़ाव था। आ गई बात समझ में, और ना पहली वाली जो विभक्ति थी करण वाली उसमें जुड़ा हुआ था और इसमें अलग होने का भाव है। चलिए अगला देखते हैं, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग उसके पास है ही नहीं, उसके पास बीमारियां है ही नहीं, वो बीमारियों से अलग है, बीमारियों से दूर है, तो यहाँ दूर होने का भाव है, अलग होने का भाव है, तो इसको क्या कहेंगे, रोग मुक्त। यह भी हमारा अपादान कारक होगा।
चलिए अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। अगला क्या है हमारे पास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, का लोप होता है। 3 विभक्तियां हैं, का, की, के, जो है ना, का तो पहले भी विभक्ति आई थी हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि संबंध बता रहा है, एक दूसरे से रिश्ता बताने का बात की जा रही है। जैसे कि राजकुमार, उदाहरण है हमारे पास, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, कुमार का मतलब होता है बेटा, तो राजा का बेटा, तो उसको, या राजा का पुत्र, राजपुत्र या राजकुमार, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे का और राजा का आपस में संबंध बताया गया है, तो ये क्या होगा, राजकुमार। अगला है भारत रत्न, क्या होगा, भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है, जो रत्न भारत का हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भारत का रत्न। मतलब वहां पर भी रत्न और भारत का आपस में संबंध बताया गया है कि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा संबंध तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष समास का अंतिम भाग देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी, पर, ठीक है। जैसे कि पुरुषोत्तम, ठीक है, मैं या पर, 2 विभक्ति होती है इसकी, एक तो मैं और एक होती पर। जैसे कि आत्मविश्वास, क्या होगा, आत्मविश्वास मतलब आत्मा पर विश्वास, मतलब स्वयं, आत्मा कहाँ होती है, हमारी अंदर विद्यमान होती है, तो क्या कहेंगे इसको, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। तो यहाँ पर क्या आया, पर विभक्ति आई है ना, पर विभक्ति आई है, तो यह होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। आप देखते हैं एक और, दानवीर, एक शब्द है हमारे पास, दानवीर, जो दान करने में वीर हो, है ना, दान करने में हमेशा आगे आता हो, उसे कहते हैं दानवीर। जो हमेशा दान करता रहता है उस शब्द को कहते हैं दानवीर। दान में वीर, तो यहाँ पर क्या आई है, में विभक्ति आई है, ठीक है। तो में विभक्ति अगर हटा देंगे तो नया सामासिक शब्द बनता है दानवीर। एक और शब्द देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, कुल श्रेष्ठ, एक शब्द है हमारे पास, कुल श्रेष्ठ, जो कुल में श्रेष्ठ हो, कुल मतलब वंश होता है, परिवार होता है, ठीक है, जो परिवार में श्रेष्ठ हो, उच्च हो, जो कुल में श्रेष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे, कुल श्रेष्ठ, है ना, क्योंकि यहाँ पर में विभक्ति आई हुई है। तो में विभक्ति को यदि देखेंगे तो यह क्या बन रहा है हमारा, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आज हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा है और तत्पुरुष समास पढ़ा है। 2 समास पढ़े हैं और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार पढ़ लिए हैं, और साथ ही हमने समास की परिभाषा, समास विग्रह, यह भी हमने देख लिया। अब कल के वीडियो में हम बाकी के जो हमारे 4 समास और बच गए हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे, जैसे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप आज इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि यह समास पाठ आपको अगले टेस्ट में पूछा जाए, ठीक है। थैंक यू।